नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका एग्जामपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम स्टार्ट कर रहे हैं अब पॉलिटी और पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि हमारे सिलेबस में इसका जो रोल है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एक बहुत बड़ा रोल है। चाहे आप स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी यूपीएससी या किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। यहाँ पर जो हमारा पढ़ने का तरीका होगा वो पहले हम डिटेल में चीज़ों को पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ने के बाद जो भी यहाँ से स्टेट पीसीएस के यूपीएससी के जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। आखिर ये भी तो जानना जरूरी है कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो हमारे पढ़े हुए में से वहाँ से सवाल हल हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर जो हमारी शुरुआत है वो है प्रस्तावना से, और इसको पढ़ने के बाद हम लास्ट में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो है प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीएम्बल को हम कई नामों से जानते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह है पूरी प्रस्तावना जो कि हमारे संविधान की उद्देशिका के रूप में हम भी इसे जानते हैं। ये देखिए, उद्देशिका यहाँ पर लिखा हुआ है और इसे ही हम प्रस्तावना भी बोलते हैं। ठीक है, उद्देशिका क्यों बोलते हैं ये भी हम जानेंगे। प्रस्तावना या इंग्लिश में ही इसे हम क्या बोलते हैं, प्रीएम्बल। क्या बोलते हैं, प्रीएम्बल। ठीक है, चलिए अब हम एक पॉइंट जानेंगे यहाँ पर कि क्यों आखिर हम इसे उद्देशिका बोलते हैं। आपको पता है कि हमारे संविधान का निर्माण किसने किया, संविधान सभा ने। संविधान सभा ने जब इस संविधान का निर्माण किया तब उसमें ये उद्देशिका या प्रस्तावना जोड़ी गई। लेकिन ऐसे ही जोड़ दिया गया? जी नहीं, बिल्कुल। इसको जोड़ा गया कैसे? जवाहरलाल नेहरू, आपको पता है जवाहरलाल नेहरू का काफ़ी योगदान रहा पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में और संविधान के निर्माण में। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को, कब? 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव रखा। क्या प्रस्ताव रखा? इसी प्रस्ताव को हम जानते हैं उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में। किस रूप में जानते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इसी प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को, कब? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया, एडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके क्या बनता है, उद्देशिका बन जाती है। तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया कि ये जो उद्देशिका वर्ड है ये कहाँ से आया? ये एक्चुअल में आया था उद्देश्य प्रस्ताव से। क्लियर हो गया? इसीलिए हम अपनी प्रस्तावना को उद्देशिका भी बोलते हैं। अब आखिर उद्देशिका में है क्या चीज़, तो जरा देखते हैं डिटेल में। उद्देशिका को एक बार आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि यूपीएससी ने भी इसी बार क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, कि कौन सा वर्ड इसमें शामिल नहीं है। चलिए देखते हैं, एक बार ध्यान से पढ़ना है आपको। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी। और ध्यान रखना, 26 नवंबर 1949 को हिंदू कैलेंडर के हिसाब से क्या बोलते हैं? मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ठीक है, ये जो लिखा है 26 नवंबर 1949, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से लिखा है। ठीक है, और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से इसी को क्या बोलते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। विक्रमी को इतत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये है हमारी प्रस्तावना। अब हमें केवल इतना ही पढ़ के काम नहीं चलना, अब हम चलेंगे डिटेल की ओर। ठीक है, देखिए अगला इसमें अब एक चीज़ समझिए, ये जो प्रस्तावना है हमारे संविधान की, कैसे आइडिया आया कि हम अपने संविधान में प्रस्तावना जोड़ें। एक्चुअल में आपको पता है कि दुनिया का जो पहला संविधान बना था वो अमेरिका का संविधान था, और अमेरिका के संविधान में भी ये प्रस्तावना इस प्रकार की देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, वहाँ भी देखिए कैसे लिखा है, वी द पीपुल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। जैसे कि हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ कि हम भारत के लोग, उसी प्रकार से अमेरिका की भी प्रस्तावना में ऐसे ही लिखा हुआ है, वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, इस तरीके से तो आपको इतना क्लियर हो गया कि हमने भी अमेरिका के संविधान से ही अपनी प्रस्तावना को लिया है। चलिए आगे चलते हैं। ये है
हमारी प्रस्तावना जो कि अभी हमने पहले देखा था, इसको आप देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, पढ़ने के लिए बहुत ही आसान होगा। अब हमको डिटेल में समझना है। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें अभी बता दें कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को, अब इन वर्ड्स पे ध्यान देना जो हाईलाइटेड हैं, ठीक है, हाईलाइटेड वर्ड्स पे आपको ध्यान देना है। न्याय, न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार की न्याय है, ध्यान से देखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अर्थात प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा की गई है, 3 प्रकार के न्याय। स्वतंत्रता की बात की गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अर्थात 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा की गई है प्रस्तावना में। ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे, मूल अधिकार में, क्योंकि फंडामेंटल राइट में एक पार्ट पूरा हमको पढ़ना होता है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। और यहाँ पर समता की बात की गई है, कितने प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है। तो 2 प्रकार की समता की चर्चा की गई है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर तो न्याय की चर्चा हो गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ना हो तो उस लोकतंत्र की जो मूल भावना है वही समाप्त हो जाती है। अगर आपको विचार की आज़ादी दी जाए, सोचने की, लेकिन उसको अभिव्यक्त करने की आज़ादी ना दी जाए, तो उस विचार करने की कोई जो स्वतंत्रता दी गई है उसका कोई मतलब है। सपोज आप सरकार की जो क्रियाकलाप हैं, कार्यक्रम जो भी चलाए जाते हैं, वो कार्यक्रम ठीक से क्रियान्वित नहीं हो रहे हैं, आप उनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं, ठीक है, सरकार को कुछ सजेशन देना चाहते हैं, आपने सोचा, विचार किया, लेकिन आपको कहा गया है कि आप उन चीज़ों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, तो ऐसी आज़ादी देने का फ़ायदा क्या। इसीलिए प्रस्तावना में विचार करिए और उसको अभिव्यक्त करने की भी आज़ादी दी गई है। अभिव्यक्त करने के जो भी तरीके होंगे, फिर क्या क्या तरीके होते हैं, जैसे मीडिया, ठीक है, आप प्रिंट, आप कोई भी चीज़, न्यूज़, अखबार, न्यूज़पेपर के माध्यम से आप खुद को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, कैसे, चित्र के माध्यम से आप खुद को अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भी जो भी अभिव्यक्ति के साधन हैं उनकी भी आपको आज़ादी होगी। आगे है विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 1 मिनट, इसको मिटा देता हूँ। अब ध्यान से समझिएगा, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आगे आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, कुछ भी विश्वास कर सकते हैं, उपासना की स्वतंत्रता है आपको, ठीक है। अब आप समझिएगा, आप हिंदू धर्म को मानते हैं, मान लीजिए अगर आप हिंदू धर्म या किसी भी धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जो भी धर्म है, उनको मानने की आज़ादी हो और आपको उसके अनुसार पूजा पाठ करने की आज़ादी ना हो, तो आप कहेंगे कि ये कैसा अधिकार है, ठीक है। तो आपको विश्वास करने की भी आज़ादी है, आपको उस धर्म को मानने की भी आज़ादी है, और अगर आप चाहें तो किसी भी धर्म को ना माने, और उस धर्म से जुड़ी हुई गतिविधियों को भी करने की आज़ादी है, ठीक है। और यहाँ पर समता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। आपको पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, गुलामी के इतने साल और उससे पहले भी अनेक प्रकार की असमानताएं हमारे समाज में विद्यमान थी। जाति आधार पे असमानता देखने को मिलती थी, लैंगिक आधार पे असमानता देखने को मिलती थी। यहाँ पर आपको 4 वर्ण देखने को मिलते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्रों के साथ काफ़ी भेदभाव, और जिनको हम अस्पृश्य कह देते हैं, ठीक है, काफ़ी भेदभाव देखने को मिलता था। लैंगिक आधार पे महिलाओं के साथ बहुत सारे भेदभाव होते थे, ठीक है, महिलाओं से जुड़ी कुरीतियाँ समाज में विद्यमान थी। तो इस आधार पे जब हमारा संविधान लिखा गया, और भीमराव अम्बेडकर साहब आप जानते हैं, उन्होंने कहा कि जब जो हमारा संविधान होगा, आज़ादी के बाद का हमारा जो देश होगा, वहाँ पर हर व्यक्ति की प्रतिष्ठा क्या होगी, बराबर होगी। कोई भी किसी भी आधार पे किसी की प्रतिष्ठा कम या ज़्यादा नहीं होगी, और सबको आगे बढ़ने अवसर की समता होगी, ठीक है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। क्लियर। चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये तो हमने थोड़ा शॉर्ट में समझा, अब हमें डिटेल में चीज़ों को देखना है। देखिए ये जो हमने प्रस्तावना भी पढ़ा, इस प्रस्तावना के अब मूल तत्वों को हम निकालते हैं। मूल तत्व इसके क्या क्या चीज़ें हैं। इसके मूल तत्व हैं कि इस पूरे प्रस्तावना में क्या क्या बातें लिखी हैं। पहला पॉइंट कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है।
संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है। पहला पॉइंट ये निकल के आएगा। दूसरा पॉइंट निकल के आएगा कि भारत की प्रकृति कैसी है। तीसरा पॉइंट क्या निकल के आएगा कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। और चौथा पॉइंट निकल के आएगा संविधान के लागू होने की तिथि। अगर पूरी प्रस्तावना को आप ध्यान से समझें तो ये 4 पॉइंट वहाँ से निकल के आते हैं। पहला पॉइंट, संविधान के अधिकार का स्रोत। आखिर संविधान के पास जो पावर है, शक्ति है, वो कहाँ से आई। संविधान के पास जो पावर है वो कहाँ से आई, उसका सोर्स कौन है। तो उसका सोर्स है भारत के लोग, कोई और नहीं है। भारत के लोगों ने ही इस संविधान को शक्ति दी है। ठीक है, ना तो कोई राजा है ना महाराजा, बल्कि भारत की जनता ने ही संविधान को पावर दी है। क्लियर है। तो भारत में जो संविधान के अधिकार का सोर्स है वो कौन है, भारत के लोग हैं। अर्थात हमारे देश में भारत के लोग ही क्या हैं, संप्रभु हैं, सॉवरेन हैं। पूरी पावर किसके पास है, भारत के लोगों के पास है। समय समय पर हम चुनाव आदि के माध्यम से इस शक्ति को दर्शाते रहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की प्रकृति। दूसरा पॉइंट जो प्रस्तावना से निकल के आता है वो ये बताता है कि भारत की प्रकृति कैसी है। जो पहली लाइन हमने पढ़ी थी वो क्या थी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये लाइन लिखी है। तो इसमें यही बात बताई गई कि भारत कैसा है, भारत का नेचर क्या है। भारत क्या होगा, संप्रभु होगा। अभी हम इनको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, संप्रभु होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा और लोकतंत्र होगा और गणराज्य होगा। क्लियर। नेक्स्ट, संविधान का उद्देश्य क्या होगा। संविधान का उद्देश्य होगा लोगों को न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, समता और बंधुत्व। नेक्स्ट, संविधान के लागू होने की तिथि क्या होगी। संविधान के लागू होने की तिथि उसमें बताया गया कि 26 नवंबर 1949। क्लियर। तो ये 4 पॉइंट निकल करके आते हैं जब हम पूरी प्रस्तावना को पढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, एक एक पॉइंट पर डिटेल में बात करनी है। चलिए शुरू करते हैं। इसको नेक्स्ट पेज, यहाँ से हम शुरू करेंगे। देखिए, पहला वर्ड जो उठाएंगे वो पहला वर्ड ये है कि हम भारत के लोगों का मतलब क्या है कि हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, हमने देखा भी कि इसका मतलब है कि भारत के लोग ही क्या हैं, सॉवरेन हैं, संप्रभु हैं। अतः जो भारतीय जनता को जो भी अधिकार मिले हैं वही क्या है, वही संविधान का आधार है। ध्यान रखना, लोगों के पास जो अधिकार हैं वही संविधान के सोर्स के रूप में काम करते हैं। ध्यान रखना है। ठीक है। और दूसरी बात, वही संविधान का आधार है। अर्थात दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान की जो शक्ति का सोर्स है वो कौन है, जनता है। ये पॉइंट तो हमने पहले भी देखा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज बात करते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो वर्ड ये है कि संप्रभुता। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, तो मतलब उसे हम सॉवरेंटी बोल सकते हैं, संप्रभुता बोल सकते हैं। संप्रभुता का मतलब क्या होता है। देखिए, जब हम स्टेट की बात करते हैं, राज्य, ठीक है, राज्य, तो राज्य के कितने अंग होते हैं, 4। कौन कौन से अंग। पहला तो उसका एक कोई एरिया होना चाहिए। क्या बिना एरिया के कोई देश हो सकता है, कोई राज्य हो सकता है, नहीं हो सकता। क्षेत्रफल हो और जनता ना हो, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो क्षेत्रफल के साथ जनता भी तो होनी चाहिए, तभी तो कोई जो एरिया है वो राज्य कहलाएगा। क्या क्षेत्रफल भी हो और जनता भी हो और वहाँ पर सरकार ना हो तो क्या वो राज्य कहलाएगा, बिल्कुल नहीं। तो सरकार भी होनी चाहिए। और चौथा मेन पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, राज्य के जो 4 अंग होते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, संप्रभुता है। क्या है, संप्रभुता, सॉवरेंटी। अगर आपसे पूछा जाए कि इन 4 अंगों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तो वो है सॉवरेंटी। क्लियर। तो राज्य के ये 4 अंग होते हैं। अब इन 4 अंगों में आपने देखा एक अंग है संप्रभुता। जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, अर्थात जब हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे, तो जब ब्रिटेन हमें गुलाम बना रखा था, तो जो भी, अब ध्यान से समझिएगा, जब हम उपनिवेश थे उस समय हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी इन 4 में। एरिया भी था, भारत का तो एरिया तब तो और ज़्यादा था, ठीक है। हमारा क्षेत्रफल भी था, पहला अंग। दूसरा अंग जनता भी थी, मतलब लोग भी थे। तीसरा सरकार भी थी। कौन सी सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, क्योंकि जो भी कानून बनते थे वो कहाँ से बनते थे, ब्रिटेन की पार्लियामेंट से बनते थे और भारत पे लागू होते थे। 4th पॉइंट क्या था, संप्रभुता था, सॉवरेंटी। अब जो सॉवरेंटी है
ध्यान से समझिएगा, क्या जो निर्णय होते थे वो हमारे देश के लोग लेते थे? क्या हमारे देश की चुनी हुई सरकार लेती थी निर्णय? नहीं, वो जो निर्णय था वो ब्रिटेन की संसद लेती थी। और ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाया गया कानून जब भारत पे लागू होता है तो क्या इस मामले में भारत संप्रभु है? नहीं, क्योंकि हम दूसरे या ब्रिटेन के गुलाम थे और जो कानून बनते थे वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट बनाती थी, जहाँ पर भारत का कोई भी प्रतिनिधि नहीं होता था। तो जब हम गुलाम थे तो हमारे पास राज्य के रूप में 3 अंग तो थे, लेकिन जो संप्रभुता, जो सबसे मेन अवयव है राज्य का, वही नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम आज़ाद हुए, जब हम आज़ाद हुए तो सारी शक्तियाँ किसके पास आ गई? भारत की जनता के पास। भारत क्या बन गया? संप्रभु बन गया। भारत अब अपने निर्णय खुद लेगा, कोई किसी दूसरे देश की सरकार या ब्रिटेन की पार्लियामेंट ये निर्णय नहीं लेगी। क्लियर? तो यहाँ पर अब हम समझेंगे कि संप्रभुता, अभी शॉर्ट में हमने इस चीज़ को समझ लिया। देखिए, संप्रभुता का मतलब क्या है कि भारत अब किसी भी देश का उपनिवेश नहीं है। भारत अब स्वतंत्र है, आज़ाद है और इसकी निर्णय लेने की आज़ादी है। वो किस देश के साथ कैसा संबंध रखेगा, भारत अपने आंतरिक मामलों में कैसे निर्णय लेगा, आर्टिकल 370 हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, ये डिसीजन कौन लेगा? भारत लेगा। इस पर किसी भी देश का दबाव नहीं होगा। यही है संप्रभुता। संप्रभुता 2 प्रकार की हो गई। कितने प्रकार की? 2। कैसे? देखिए, एक होती है आंतरिक संप्रभुता और दूसरी होती है बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का मतलब जब कोई भी देश अपने देश के भीतर किस प्रकार के कानून होंगे, किस प्रकार की योजनाएं होंगी, उसका डिसीजन लेता है तो वो कहलाती है आंतरिक संप्रभुता। और इस डिसीजन में किसी भी दूसरे देश की कोई भी सहभागिता या दबाव नहीं होता है, तो ये है आंतरिक संप्रभुता। बाह्य संप्रभुता का मतलब क्या है कि ईरान के साथ हमारे देश के संबंध कैसे होंगे ये हमारे राष्ट्रीय हित के द्वारा तय किया जाएगा ना कि अमेरिका हमसे कहेगा कि आप उससे तेल मत आयात करो। ठीक है, तो जब हम दूसरे देश के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, हम उन संबंधों को कैसे बनाए रखना चाहते हैं, ये किसी तीसरा देश इस पर डिसाइड ना करे। जैसे अभी हाल में देखने को मिल रहा होगा आपको, जब जो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील हुई थी अमेरिका P5+1 के साथ, जो परमानेंट 5 कंट्रीज़ हैं और प्लस जर्मनी, ये जब डील कैंसिल हो गई तो उस पर ढेर सारे प्रतिबंध लगा दिए गए ईरान के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर अमेरिका ने इंडिया को बोला कि आप ईरान से तेल का आयात नहीं करेंगे। एक तरीके से एक ऐसा डिसीजन हुआ, ये सॉवरेनिटी का वायोलेशन है। आप समझ रहे हैं? यहाँ पर अमेरिका इंडिया को कह रहा है कि आप ईरान से तेल का आयात नहीं करेंगे। आप कौन होते हैं अमेरिका हमें कहने वाले? लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। इसीलिए हम पढ़ेंगे अभी कि संप्रभुता जो है अब वो कमज़ोर हुई है दुनिया के देशों की। WTO है, IMF है, कोई भी देश जब इनके पास लोन लेने के लिए जाता है, ऋण लेने के लिए जाता है, तो ये अपनी शर्तें लागू करते हैं उनके ऊपर। ठीक है, और ये जो शर्तें होती हैं वो देश बाध्यकारी हो जाती है उनके ऊपर इनको लागू करना, इन शर्तों को मानना, भले ही वो देश चाहे या ना चाहे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब वैश्वीकरण के इस युग में जो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट था वो अब कमज़ोर हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो संप्रभुता समझ में आ गई। अब एक चीज़ समझिएगा, हम आज़ाद हुए 1947 में और उसके तुरंत बाद हमने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ले लिया। ठीक है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता समझिएगा 1949 में। कब? 1949 में, जब 1949 में कॉमनवेल्थ की हमने मेंबरशिप ली। कॉमनवेल्थ क्या है? ये उन राष्ट्रों का समूह है जो कभी ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे। ठीक है, ज़्यादातर इसमें वही राष्ट्र शामिल हैं जो कभी ब्रिटेन के गुलाम थे। तो जो संविधान सभा के मेंबर्स थे उन्होंने नेहरू पे एक तरीके से आरोप लगाया कि अभी अभी हम ब्रिटेन से आज़ाद हुए हैं और आप एक ऐसे संगठन की सदस्यता ले रहे हैं जिसमें ब्रिटेन ही क्या है? हेड है। तब नेहरू ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हम अपनी सॉवरेनिटी को खो रहे हैं। हमने यह हमारी स्वतंत्र इच्छा पे निर्भर है। हम जब चाहेंगे कॉमनवेल्थ से अलग हो जाएंगे, ये हमारे ऊपर दबाव मूलक नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए, अब हमें नेक्स्ट वर्ड देखना है, वो क्या है? समाजवाद, सोशलिज्म। ठीक है, समाजवाद। ध्यान रखना, जहाँ पर भी वाद लग जाता है, क्या? वाद। वाद का मतलब होता है विचारधारा। वाद का मतलब होता है विचारधारा, मतलब अनेक लोगों का जो विचार होता है वही बन जाता है विचारधारा। तो समाजवाद जो होता है वो एक ऐसी विचारधारा पर आधारित होता है जिसका लक्ष्य क्या है?
जिसका लक्ष्य होता है समाज से, एक सेकंड, समाज में जो शोषण है उसको खत्म करना, संपत्ति के केंद्रीकरण को रोकना या संपत्ति के केंद्रीकरण का अभाव देखने को मिले, मतलब कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो असमानताएं हैं उनको खत्म करना, ठीक है, जो मजदूर है, वंचित वर्ग है, उनका कल्याण करना, ये होता है समाजवाद की मूल भावना। अब ध्यान रखना, समाजवाद के जो लक्ष्य हैं, ये जो समाजवाद के लक्ष्य हमने देखा, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के दो साधन देखने को आपको मिलेंगे। जब भी आप वर्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको साम्यवाद देखने को मिलता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो समाजवाद है इसको प्राप्त करने के दो साधन हैं। पहला क्या है? मार्क्सवादी समाजवाद। मार्क्सवादी समाजवाद, कार्ल मार्क्स के बारे में आपने सुना होगा। उसने क्या कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ठीक है। उसने क्रांति पर फोकस किया था और कहा था कि क्रांति करके इन पूंजीपतियों की संपत्ति को छीन लो और इस पर समाज का जब नियंत्रण हो जाएगा तभी समाज में समानता आ पाएगी, अन्यथा नहीं आ पाएगी। तो मार्क्स ने कहा था कि क्रांति करके ही हम इन लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्रांति के माध्यम से इन लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है? क्रांति के माध्यम से तो क्रांतियां होती रहेंगी, समाज विघटित होते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, ये समानता तो नहीं स्थापित होगी। इसलिए एक दूसरा तरीका निकाला गया, वो है कौन सा? देखिए, दूसरा जो तरीका है, एक सेकंड, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दूसरा तरीका वो ये है लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद जो कि भारत ने अपनाया। भारत ने साम्यवादी समाजवाद को नहीं अपनाया। साम्यवादी समाजवाद को अपनाता तब तो हिंसा, क्रांति होती रहती। हमने अपनाया लोकतांत्रिक समाजवाद को। लोकतांत्रिक समाजवाद में काम कैसे होता है? चुनाव, समय समय पर चुनाव होता है, कानून के माध्यम से समय समय पर योजनाओं का निर्माण होता है, जन कल्याणकारी योजनाएं समय समय पर बनती रहती हैं। इसके माध्यम से लोकतांत्रिक समाजवाद का निर्माण होता है और उन जो लक्ष्यों की अभी हमने बात किया था उनको पाने की कोशिश की जाती है। जैसे सरकार ने किया भी है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। जमींदारी प्रथा में क्या होता था? ढेर सारी संपत्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती थी, मतलब संपत्ति का केंद्रीकरण होता था। जबकि समाजवाद कहता है कि संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, समाज में समानता की स्थापना होनी चाहिए। क्लियर? और जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये बैंक क्या करते थे? ये बैंक गरीबों को ऋण नहीं देते थे, ठीक है, गरीबों को ऋण नहीं देते थे, तब इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा सरकार को। चलिए, अब एक चीज़ समझना, जो लोकतांत्रिक समाजवाद होता है उसमें यह एक मिक्स्ड इकोनॉमी में भरोसा रखता है, आस्था रखता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? जहां पर पूंजीपति और सार्वजनिक, मतलब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, ठीक है, जहां पर सरकार भी और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ मौजूद रहते हैं। जैसे आज भारत में आप देखेंगे, एक तरफ अडानी, अंबानी, ये सब लोग भी हैं और एक तरफ राज्य भी बहुत सारी गतिविधियों को संपादित करता है। जैसे मान लीजिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अभी हमारे देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाद्यान्न मिल रहा है। सरकार ने इस स्कीम को थोड़ा आगे भी बढ़ाया है होली तक। आखिर सरकार 80 करोड़ लोगों को ये जो खाद्यान्न उपलब्ध करवा रही है एकदम सस्ते रेट पर, 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो पर, ये पैसा कहाँ से आता है? क्योंकि गेहूं और चावल 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो तो है नहीं, ये 20 रुपए, 30 रुपए किलो तक जा सकता है। तो जो बीच में सब्सिडी होती है वो कहाँ से आ रहा है? वो सब्सिडी कहीं ना कहीं ये पूंजीपतियों के पास से, और आम जनता भी, आप ध्यान रखना, आप भी टैक्स देते हैं, ठीक है, पूंजीपतियों के पास से भी टैक्स आता है और आप भी टैक्स देते हैं, भले ही आप स्टूडेंट अभी हों। आप पार्ले जी बिस्किट खरीद के लाइए, ब्रेड खरीद के लाइए, दूध खरीद के लाइए, उसमें देखिए लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, और वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो इन्हीं टैक्स के माध्यम से ही तो सरकार लोगों को ये सुविधा दे पाती है, अन्यथा उसके पास इतने रिसोर्सेज तो है नहीं कि वो सुविधा दे पाएगी। लोकतांत्रिक समाजवाद यही है। कुछ बहुत सारी गतिविधियां पूंजीपति करते हैं, निजी क्षेत्र करते हैं। जैसे आप जिस मोबाइल में भी आप वीडियो देख रहे हैं, वो मोबाइल क्या है? किसी पूंजीपति ने बनाया होगा, निजी क्षेत्र ने बनाया होगा, सरकार ने तो नहीं बनाया ना। लेकिन आप जब SBI में अकाउंट खोलने जाते हैं तो वो क्या है? वो सरकारी बैंक है। और ICICI क्या है? प्राइवेट बैंक है। तो बहुत सारे सेक्टर ऐसे हमारे देश में हैं जहां पर सार्वजनिक क्षेत्र भी काम कर रही, सरकार भी काम कर रही है और निजी क्षेत्र भी काम कर रहा है। मार्क्स ने क्या कहा था कि राज्य की कोई ज़रूरत नहीं होगी, सरकार की कोई ज़रूरत नहीं होगी।
ठीक है। लेकिन हमारे देश में क्या अपनाया गया? लोकतांत्रिक समाजवाद। क्लियर हो गया? लेकिन ध्यान रखना, लोकतांत्रिक समाजवाद में समाजवाद जो होता है वो मूल होता है, ठीक है। लोगों के बीच में विषमता खत्म होनी चाहिए, ये मूल होता है। लेकिन क्या हुआ, जब हमने एलपीजी की पॉलिसी अपनाई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, आपको पता है कि 1991 में हमने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। जब उदारीकरण किया तो इसका परिणाम क्या हुआ? 1991 के बाद ग्रोथ हमारे देश की तो तेज हुई, समृद्धि दर, ग्रोथ रेट, लेकिन कहीं ना कहीं इसने आर्थिक विषमता को भी बढ़ाया। आज आप देखिए 2020 में हमारे देश में लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन से क्या हुआ, जो अमीर थे, पूंजीपति थे, उनकी संपत्ति तेजी से बढ़ी, और एक तरफ जो श्रमिक वर्ग है, गरीब है, जिसको आपने रोड पे पैदल चलते हुए देखा, उसके साथ क्या हुआ, उसकी संपत्ति या उसकी आय एकदम नीचे गिर गई। ये जो गैप है, खाई, अमीर और अमीर हो गया और गरीब हो गया, ये कहीं ना कहीं किसका परिणाम है? एलपीजी की नीतियों का परिणाम है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, लेकिन कुछ दुष्परिणाम भी देखने को मिले हैं। तो जब से हमारे देश में एलपीजी की पॉलिसी आई, हम पूंजीवाद की ओर थोड़ा सा ज़्यादा शिफ्ट हो गए हैं, और जो समाजवाद का लक्ष्य था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये फ्लेक्सिबल, लचीला हो गया है, डाइल्यूट हो गया है। क्लियर हो गया? चलिए, अब जो अगला वर्ड है वो वर्ड है धर्म या पंथ निरपेक्षता। क्या है? पंथ निरपेक्षता। देखिए, जो वर्ड पंथ निरपेक्षता है वो क्या कहता है? कहीं कहीं पर आप इसे देखेंगे धर्मनिरपेक्ष और कहीं देखेंगे पंथ निरपेक्ष। अर्थ समझना है धर्म और पंथ का, तब हम इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। देखिए, हिंदू धर्म में अगर हम धर्म की बात करें, स्पेशली हिंदू धर्म की, तो हिंदू में यहाँ पर जो धर्म है वो एक्चुअली रिलीजन नहीं है, वो है धर्मा। क्या है? धर्मा। और धर्मा मीन्स होता है कर्तव्य। क्या होता है? कर्तव्य। जैसे आप छात्र हैं, तो हमारे हिंदू धर्म में छात्र का भी एक धर्म है। क्या धर्म है? उसे कहा जाता है छात्र धर्म। छात्र धर्म क्या है कि आप अपने समय से सारी गतिविधियों को करें, आप अपनी पढ़ाई करें, अध्ययन में अपना मन लगाएं, ये है छात्र धर्म। आप किसी के पुत्र होंगे तो आपका एक पुत्र धर्म भी होगा कि माता पिता की सेवा करना, ठीक है। अगर आप पिता हैं तो आपका एक पितृ धर्म होगा, बच्चों की देखरेख, जो भी आपकी जो भी कर्तव्य है। तो हिंदू में, हिंदू धर्म में धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। इसीलिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, वर्ड पंथ लिखा गया है, ना कि धर्म लिखा गया है। पंथ जो वर्ड निकल के आया है, ध्यान रखना, वो रिलीजन के आसपास कहीं रहता है। किसके आसपास? रिलीजन। क्योंकि यहाँ पर जो पंथ निरपेक्षता का मतलब है वो रिलीजन से जुड़ा है। और रिलीजन क्या होता है? अलौकिक शक्ति में विश्वास और उससे जुड़े कर्म कांडों की व्यवस्था ही क्या कहलाती है? धर्म कहलाता है। ये धर्म जो वर्ड में बोल रहा हूँ वो पंथ के आसपास जाता है, ठीक है। अब ध्यान रखना, जो हमने बात किया हिंदुइज्म में कि धर्म का मतलब क्या है? कर्तव्य। जब हम अगर इस धर्म का मतलब धर्मनिरपेक्षता से निकालें, अगर हम इसके आगे धर्मनिरपेक्ष जोड़ दें तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म से अलग हो ही नहीं सकता। धर्म का मतलब कर्तव्य, कर्तव्य से अलग नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर रिलीजन से आप अलग हो सकते हो। बहुत से लोग नास्तिक हो सकते हैं, ना माने वो किसी भी धर्म को। लेकिन अब अंतर समझिएगा, यूरोप में पंथ निरपेक्षता का मतलब अलग है और भारत में पंथ निरपेक्षता का मतलब अलग है, ठीक है। अब भारत के संदर्भ में आते हैं। भारत में पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है? देखिए, हमारा संविधान जब बना और जब संविधान ये बनाया जा रहा था तो चुनौती क्या थी? आपने देखा होगा, किताबों में पढ़ा होगा कि 47 में हमारे देश में व्यापक स्तर पे नरसंहार देखने को मिला। और ये जो परिणाम था नरसंहार, ये विभाजन का परिणाम था। पाकिस्तान से ट्रेनें लद लद के उसमें लाशें आ रही थी, हिंदुओं की, मुसलमानों की। यहाँ भी काफ़ी दंगे फसाद देखने को मिले। अल्पसंख्यकों के मन में एक भय था कि भारत आज़ाद हो जाएगा तो कहीं ये हिंदू राष्ट्र ना बना दिया जाए। बहुत से मुस्लिम यहाँ से भागे जा रहे थे। तो हमारे नेताओं ने कहा कि आप डरो मत, भारत जो देश बनेगा वो एक पंथ निरपेक्ष देश होगा और भारत जो है उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा। मतलब भारत किसी के ऊपर नहीं थोपेगा कि आप हिंदू धर्म अपनाइए, मुस्लिम धर्म अपनाइए, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म।
भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। जैसे कि पाकिस्तान खुद को इस्लामिक कहता है, बांग्लादेश खुद को क्या कहता है, इस्लामिक कहता है, वहाँ के संविधान या औपचारिक रूप से ही वो इस्लामिक हैं, और भारत क्या है, पंथ निरपेक्ष है। भारत ने कहा कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। दूसरी बात कि और जो नागरिक हैं हमारे देश के, वो उनसे किसी भी धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, और जो हमारे लोग हैं वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। और अगर कोई ये चाहे कि हम किसी भी धर्म को ना माने तो वो इसके लिए भी आज़ाद है, वो कोई भी धर्म ना स्वीकार करे। क्लियर? तो पंथ निरपेक्षता का मतलब समझ में आ गया आपको। एक लाइन की बात है कि हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं होगा, और जो भी हमारे लोग हैं वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, चाहे तो ना माने। और तीसरा पॉइंट कि उनके साथ, जो हमारे नागरिक हैं, उनके साथ धर्म के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अगला है लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की एक बहुत ही आसान सी परिभाषा, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। ये जो डेफिनेशन है वो किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने। किसने? अब्राहम लिंकन। इन्होंने बताया था कि जो डेमोक्रेसी होती है उसका मतलब है कि जनता का शासन। किसका शासन? जनता का हो, और जनता के लिए हो, और जनता के द्वारा हो। ये तीन वर्ड समझिएगा, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। लोकतंत्र जो होता है वो दो प्रकार के देखने को आपको मिलेगा। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या आपको ये आसान लगता है कि 130 करोड़ की आबादी, हर मामले पर इन सब से पूछा जाए 130 करोड़ लोगों से? क्या ये संभव है? हर मुद्दे पर सलाह के लिए कोई भी प्रस्ताव है, 130 करोड़ लोगों से उस प्रस्ताव पर सहमति लिया जाए? नहीं, ये संभव नहीं हो पाता। जहाँ की आबादी मान लीजिए 2-4 लाख है, 10-20 लाख है, वहाँ पर ये चीज़ें संभव हो पाती हैं कि कोई भी मुद्दा हो तो वहाँ पर इन लोगों से पूछा जा सके। इसी को कहा जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जब नीति निर्माण, नीतियों के क्रियान्वयन में जनता प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करती है तो वो कहलाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। भारत जैसे देशों में क्या है, अभी मान लीजिए यूपी में चुनाव होने वाला है। यूपी में जब चुनाव होगा तो हम क्या करेंगे, जो यूपी की अगर बात करें आप, उसमें कई विधानसभा क्षेत्र देखेंगे। विधानसभा क्षेत्र देखेंगे, ये यूपी का अगर मैप बनाऊं, इसको यूपी को कई विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। चूंकि यूपी सरकार, यूपी में भी डेमोक्रेसी है, ऐसा तो है नहीं कि यूपी अलग है भारत से, तो यहाँ भी डेमोक्रेसी है। यूपी को कई विधानसभा क्षेत्रों में बांट दिया गया, और यहाँ के जो लोग हैं चूंकि वो डायरेक्ट यहाँ लखनऊ में विधायिका में भाग नहीं ले सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया, अपना एक प्रतिनिधि चुन लिया और इस प्रतिनिधि को अपनी शक्तियाँ सौंप दिया, और ये उन जनता की शक्तियों का प्रयोग कहाँ करेगा? विधायिका में करेगा। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। मतलब जनता जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर रही है? शासन में भागीदारी कर रही है, नीतियों के निर्माण में भागीदारी कर रही है। तो मतलब जब जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनता के प्रतिनिधि जो होते हैं वो विधायिका में जाते हैं, नीति निर्माण करते हैं, और जनता यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से काम करती है। क्लियर हो गया ये बात? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, एक वर्ड यहाँ पर लिखा है, 2 वर्ड हैं, लोकतंत्र और प्रजातंत्र। जब लोकतंत्र, कई बार आप बोलचाल की भाषा में प्रजातंत्र वर्ड भी यूज करते हैं, लेकिन जो प्रजातंत्र वर्ड है वो मुख्यतः आता है राजा के संदर्भ में। जब राजा महाराजा हुआ करते थे तब राजाओं की प्रजा हुआ करती थी, लेकिन लोकतंत्र जो है वो एक आधुनिक संकल्पना है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, बस ऐसे जानकारी के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वर्ड जो ये यहाँ पर देखें, ये स्विट्जरलैंड का मैप आप देख रहे हैं। स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। अब हम जरा समझेंगे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में काम कैसे होता है। देखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी में यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या क्या चीज़ें हैं, तो एक शॉर्ट में पहले आप समझ लें इसको। प्रस्तावाधिकार या आरंभक, या इसी को हम पहल बोलते हैं,
और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, इनिशिएटिव। क्या बोलते हैं, इनिशिएटिव। सेकेंड पॉइंट है जनमत संग्रह। ये तो काफ़ी बार आपने सुना होगा जनमत संग्रह, क्योंकि कश्मीर मुद्दे पर भी जनमत संग्रह को लेकर के बात हुई थी। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफरेंडम। क्या बोलते हैं, रिफरेंडम, या कभी कभी इसे ही प्लेबिसाइड भी बोल दिया जाता है। ध्यान रखना, प्लेबिसाइड और रिफरेंडम इन दोनों को पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और हिंदी में सामान्यतः दोनों का ही जो अनुवाद है वो हम जनमत संग्रह के रूप में करते हैं। क्लियर। और तीसरा जो है वो पॉइंट है रिकॉल। रिकॉल का मतलब होता है बुलाना। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनके माध्यम से किसी भी देश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी को स्थापित किया जाता है। अब एक एक समझ लीजिए इसमें। आरंभक का मतलब क्या होता है, आरंभक का मतलब जब जनता विधायिका को कानून बनाने के लिए कहे, जब जनता ही विधायिका को कानून बनाने के लिए कहती है तो इसे क्या कहा जाता है, पहल। पहल का मतलब जनता ने पहल किया है। किस लिए पहल किया है, कानून के निर्माण के लिए। सामान्यतः कानून बनाने का काम किसका है, विधायिका का है, सरकार का है। लेकिन जब जनता ही इसमें पार्टिसिपेट करे, जनता सरकार को कहे कि आप कानून बनाइए इस मुद्दे पर, यह कहलाता है आरंभक या पहल। सेकंड पॉइंट, जनमत संग्रह। कई बार ऐसा होता है कि विधायिका ने कानून पारित कर दिया, अब उस कानून को जनता के समक्ष रखा जाएगा जनता की अनुमति के लिए। इसे कहा जाता है जनमत संग्रह या रिफरेंडम या प्लेबिसाइट। ठीक है। नेक्स्ट है रिकॉल। रिकॉल, जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है और वो प्रतिनिधि क्या कर रहा है, जनता के हितों के लिए काम नहीं कर रहा, बल्कि वो तो अपनी जेब भरने में लगा हुआ है। तो जनता के पास ये पावर होती है कि वो अपने प्रतिनिधि को वापस बुला ले। ठीक है, अपने प्रतिनिधि को वापस बुला ले, इसी को कहा जाता है रिकॉल। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट जो वर्ड है वो है गणराज्य। क्या है, गणराज्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। गणराज्य का मतलब क्या होता है, गणराज्य का मतलब है कि जो राष्ट्र का प्रमुख होगा वो क्या होगा, वंशानुगत या मनोनीत नहीं होगा, बल्कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। ध्यान से समझिएगा। गणराज्य का मतलब जो राष्ट्र का प्रमुख है वो क्या हुआ, वंशानुगत या मनोनीत नहीं होगा, बल्कि उसे जनता चुनेगी, चाहे डायरेक्ट चुने चाहे इनडायरेक्ट चुने। अब जरा इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखिएगा। ये कौन है, ये तो आप जानते होंगे, अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन। हैं जो बिडेन या जो बाइडेन भी बोलते हैं। इनसे पहले प्रेसिडेंट कौन था, डोनाल्ड ट्रंप। अब क्या ये डोनाल्ड ट्रंप के कोई रिश्तेदार हैं, इनके बेटे हैं, कुछ हैं, नहीं है, बल्कि अमेरिका में चुनाव हुआ। चुनाव के माध्यम से जो बिडेन प्रेसिडेंट बने हैं, जनता ने इनको राष्ट्रपति के रूप में चुना। अब भारत की बात करें, भारत में ये कौन है आपको पता है, ये हमारे प्रेसिडेंट हैं श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। इनसे पहले कौन है, इनसे पहले कौन थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रणब मुखर्जी साहब। क्या प्रणब मुखर्जी साहब के कोई रिश्तेदार हैं, इनके बेटे हैं, कुछ हैं, नहीं। चुनाव हुआ, चुनाव के माध्यम से यहाँ पर ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए और ये राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। क्या ये वंशानुगत है पद, नहीं, यहाँ पर जनता ने पार्टिसिपेट किया, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। ठीक है। तो भारत क्या हुआ, गणराज्य हुआ। अमेरिका क्या हुआ, गणराज्य हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो राष्ट्र का प्रमुख है वो क्या है, वंशानुगत नहीं है। वंशानुगत का मतलब बाप, उसके बाद बेटा, या फिर अगर माँ है तो उसके बाद जो उनका बेटा है या बेटी है वो बनेगा। ठीक है। अब जरा समझिएगा ध्यान से, इसके बाद वाली स्लाइड ये देखिए, यहाँ पर इसको ध्यान से समझिए। ये कौन है, ये हैं क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। अभी ब्रिटेन की महारानी कौन है, यही है। ये हैं इनके बेटे, क्या नाम है इनका, चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज। चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज। इनकी जब डेथ होगी, अभी तो इनकी एज काफ़ी हो गई, लगभग 90 प्लस हैं ये। ठीक है। और इनकी मृत्यु के बाद राजा कौन बनेगा, ये बनेंगे। अभी ये क्वीन है, इनके बेटे बन जाएंगे। अब यहाँ पर जो राष्ट्र का प्रमुख है वो राजा या रानी होता है। राष्ट्र का प्रमुख राजा या रानी होता है, तो क्या इनके लिए चुनाव होगा, नहीं, चुनाव नहीं होगा, बल्कि इनके जो ये बेटे हैं यही बन जाएंगे क्या, राजा। ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये कौन है, ये तो बोरिस जॉनसन है। ठीक है। और बोरिस जॉनसन, तो इनका क्या काम है, ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं राष्ट्र के प्रमुख की, ना कि सरकार के प्रमुख की। बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर हैं
और प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो राष्ट्र का प्रमुख नहीं होता, वो होता है कार्यपालिका प्रमुख होता है, शासन का प्रमुख होता है, सरकार का प्रमुख होता है, राष्ट्र का प्रमुख नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर तो चेंज होते रहेंगे, लेकिन ये जो है ये वंशानुगत है, ठीक है। ये आएंगे, फिर इनके बाद इनके बेटे आएंगे, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, ब्रिटेन गणराज्य नहीं है। ब्रिटेन में लोकतंत्र है, जी हाँ लोकतंत्र है, लेकिन ब्रिटेन गणराज्य नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पेज। अगला जो वर्ड है वो वर्ड है न्याय। क्या वर्ड है? न्याय। हमने बात किया था कि हमारे प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? सामाजिक न्याय का मतलब है जाति, धर्म, लिंग, रंग, इन किसी भी आधार पे कोई भी भेदभाव किसी से नहीं किया जाएगा, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब आपको पता है हमारे समाज में भेदभाव किन किन आधारों पे होता था? पैसे के आधार पे, संपत्ति के आधार पे, जाति, धर्म, लिंग, इन आधारों पे। तो जब संविधान बना तो कहा गया कि पैसे के आधार पे भी किसी से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्थिक कारणों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना। साथ ही भेदभाव करने से ही तो काम नहीं हो जाएगा, बल्कि ये भी जरूरी है कि जो आर्थिक आधार पे असमानता है उसे क्या किया जाए? कम करने का प्रयास किया जाए। नेक्स्ट, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना। ये समान है, समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति 18 साल से उम्र का अधिक है तो उसे वोट देने का अधिकार होगा, चुनाव में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, उससे किसी भी आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। ये है राजनीतिक न्याय। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट वर्ड जो है वो है स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई? हमने देखा था कि लोगों को स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लें कि लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक का अभाव, कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए व्यक्ति की गतिविधियों पर, और साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर भी प्रदान किया जाए, ये कहलाता है स्वतंत्रता। हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता हमने बात किया था? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इतने प्रकार 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है प्रस्तावना में। अब एक एक को समझिए। शुरू में ही हमने देखा था कि आपको विचार करने की आज़ादी है, आप जो चाहें वो सोच सकते हैं। क्या केवल सोचने से काम हो जाएगा? आप चाहते हैं कि क्या करें, हम पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी पाएं, केवल सोचिए? नहीं, केवल सोचने से नहीं होगा, उस चीज़ को अभिव्यक्त करने की भी तो आज़ादी होनी चाहिए। अगर आप उस चीज़ को अभिव्यक्त नहीं करेंगे तो इस स्वतंत्रता का कोई अर्थ है? इस स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। चलिए, सरकार ने कह दिया कि आपको, या संविधान ने कह दिया कि आपको अभिव्यक्ति की भी आज़ादी है, लेकिन न्यूज़पेपर में कुछ लिखने की आज़ादी नहीं है, कोई भी चित्र बनाने की आज़ादी नहीं है, तब आप कहेंगे कि ये कैसी आज़ादी? अगर हम अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो अभिव्यक्ति के साधनों की भी तो आज़ादी होनी चाहिए। आप चाहें तो यूट्यूब चैनल चला सकते हैं, आप चाहें तो न्यूज़पेपर प्रिंट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में लेख लिख सकते हैं। आप जो भी अभिव्यक्ति के साधन हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, उनकी भी आज़ादी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये सभी अध्यात्म से जुड़े वर्ड हैं, विश्वास, धर्म और उपासना। आपको विश्वास करने की आज़ादी, ये हम फंडामेंटल राइट में वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे और ज़्यादा। विश्वास, धर्म की आज़ादी है, जिस भी धर्म को आप चाहें तो मान सकते हैं, आपकी इच्छा नहीं है तो ना भी माने किसी भी धर्म को। और जब आप किसी धर्म को मानते हैं, आपको हिंदू धर्म, मान लीजिए आप हिंदू धर्म मानते हैं, मुस्लिम धर्म, कोई भी धर्म मानते हैं, धर्म तो आप मानते हैं, लेकिन कह दिया गया कि अगर आप मुस्लिम हैं तो मस्जिद में जाकर नमाज अदा नहीं कर सकते, हिंदू हैं तो मंदिर में पूजा नहीं कर सकते, तब आप बोलेंगे कि धर्म की आज़ादी का फ़ायदा क्या? इसीलिए धर्म जो एक सैद्धांतिक पहलू है
उसी के व्यवहारिक पहलू को भी व्यवहारिक बना दिया गया है प्रस्तावना में। क्या है? उपासना। कि अगर आप लोगों को धर्म की आज़ादी दे रहे हैं तो उपासना की भी तो आज़ादी होनी चाहिए कि वो पूजा पाठ कर सकें। आखिर वो कैसे खुद को अभिव्यक्त करेंगे कि हाँ मैं इस धर्म को मानता हूँ? हम मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करेंगे, उपासना कर सकते हैं, मस्जिद में जाकर के हम नमाज अदा कर सकते हैं, यही तो तरीके होंगे। क्लियर? तो ये हमने समझा स्वतंत्रता वर्ड का क्या मतलब है। नेक्स्ट जो है वो वर्ड समता। क्या है? समता। समता हमारी प्रस्तावना में दो प्रकार की समता की चर्चा की गई है। कौन कौन सी समता? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर, हमने बात किया था कि प्रतिष्ठा और अवसर की जो समता है, आज़ादी के पहले हमारे देश में क्या स्थिति थी। जब हम आज़ाद हुए तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने यही कोशिश किया कि हमारे समाज में जो भेदभाव है, लोगों के अंदर एक अलग प्रकार की विचारधारा फैली हुई है कि ये इनके कोई सम्मान नहीं है, स्पेशली जो दलित हैं, अछूत, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। कहा गया कि सब क्या है? प्रतिष्ठा के आधार पे समान है। किसी से भी कोई भी व्यक्ति कितना भी अमीर हो, गरीब हो, ऐसा नहीं होगा कि उसकी प्रतिष्ठा ज़्यादा है और एक व्यक्ति जो साइकिल से चलता है, पैदल चलता है, उसकी प्रतिष्ठा नहीं। हालांकि व्यवहार में एक अलग चीज़ है, ठीक है। और अवसर की भी समता होगी। अब जरा समझिएगा, समता का मतलब क्या होता है? समता का मतलब होता है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार नहीं होंगे। समाज में किसी के लिए भी कोई विशेष अधिकार नहीं बनाए जाएंगे। जैसे अंग्रेजों ने राजा महाराजाओं, जो देसी राजा थे हमारे यहाँ, देसी रियासतें हुआ करती थी, उनके लिए अंग्रेज विशेष अधिकार, जैसे वो टाइटल लगा सकते थे अपने नाम के आगे, ठीक है, उनको विशेष अधिकार दिए जाते थे। तो समता का मतलब है कि ऐसी कोई भी स्थिति नहीं होगी और साथ ही बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर मिलेगा। ये होता है समता का मतलब। अब समता में दो प्रकार की समता, प्रतिष्ठा की, किसी की भी समाज में हर व्यक्ति की जो हैसियत है वो बराबर होगी, जाति, धर्म, पैसे, किसी के आधार पे कोई श्रेष्ठ नहीं होगा। नेक्स्ट, अवसर की समता। अवसर की समता का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति को विकसित होने के लिए क्या होंगे? समान अवसर दिए जाएंगे। इसीलिए आरक्षण की बात की गई है। अभी जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। आरक्षण क्या है? जो समाज में पहले से दबे कुचले हुए लोग थे, पिछड़े थे, उनको एक बराबर स्तर पे लाने के लिए ये आरक्षण की व्यवस्था की गई। क्लियर? चलिए यहाँ देखिए, अब इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिएगा। ये है इक्विटी। क्या ये? इक्विटी। इक्विटी और इक्वालिटी में अंतर समझ लीजिए। वेट यहाँ पर ये है इक्विटी और ये है इक्वालिटी। यहाँ आपको दिख रहा होगा इक्वालिटी। इक्वालिटी में क्या है? बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर खेल हो रहा है। इस खेल को देखने के लिए तीन लोग यहाँ पर हैं। ये तीन लोग, इनको बराबर बराबर मात्रा में सपोर्ट प्रदान किया गया है। लेकिन क्या ये न्याय है? नहीं, क्योंकि ये नहीं देख सकता, ये देख पा रहा है और इसे ज़्यादा अवसर मिल गया। ये है इक्वालिटी। बहुत सिंपल सा एग्जांपल, अगर तीन लोग भूखे हैं और तीन रोटी है, तीन लोग भूखे हैं, उनके जो भूख का स्तर है वो अलग अलग है। सपोज़ ये अभी खा के आया है, ठीक है, ये एक दिन पहले खाया हुआ था और ये 2 दिन पहले खाया हुआ था। रोटी हमारे पास 3 ही है, तो आप किसको रोटी देना ज़्यादा पसंद करेंगे? इक्वालिटी कहती है कि सबको एक एक रोटी दे दीजिए। कितना? सबको एक एक रोटी। और इक्विटी कहती है कि अगर ये 2 दिन से नहीं खाया तो इसको 2 रोटी दीजिए, ये 1 दिन से नहीं खाया तो इसको 1 रोटी दे दीजिए, और जिसने अभी अभी खा के आया उसको क्या ज़रूरत है? ये है इक्विटी। यहाँ पर इसको देख सकते हैं। इस बच्चे को क्या किया गया? चढ़ा दिया गया ऊपर, डबल स्टोरी, ज़्यादा समर्थन दे करके। इसको थोड़ी ज़रूरत थी तो इतना दिया गया, इसको कोई ज़रूरत नहीं थी तो इसको नहीं दिया गया। समझ गए? चलिए नेक्स्ट, ये इक्विटी और इक्वालिटी में अंतर समझ में आया? यहाँ पर भी इसको आप देख सकते हैं। बात वही है, इक्वालिटी, इक्विटी और जस्टिस की बात है। चलिए नेक्स्ट, जो अब वर्ड हमारा है वो है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। बंधुता का मतलब क्या होता है? भाईचारा। तो ऐसी भाईचारा हम बनाएं जो क्या करे? व्यक्ति की गरिमा को
और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करे। व्यक्ति की गरिमा को भी सुनिश्चित करे और राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी सुनिश्चित करे। ये नहीं कि हमारे देश में नारे लगें कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। जब भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगते हैं तो ये हमारी एकता और अखंडता को चुनौती देते हैं। क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, सांप्रदायिक हिंसा, ये सब क्या है? हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती देते हैं। ये हमारे देश की एकता अखंडता को बाधित करते हैं, समाज में तनाव उत्पन्न करते हैं। तो ऐसी गरिमा मतलब कि ऐसी बंधुता होनी चाहिए जो इन चीज़ों को ख़त्म करे, भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करे। ठीक है, तो बंधुता का मतलब होता है भाईचारे की भावना, जहाँ पर धर्म, भाषा, क्षेत्र, वर्ग, विविधता, इन सबसे ऊपर उठ करके आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। क्लियर? और जो देश की एकता और अखंडता है उसमें ध्यान रखना है राष्ट्रीय अखंडता के दोनों पहलू शामिल हैं। एक तो मनोवैज्ञानिक पहलू शामिल है और इसकी सीमाएं। ध्यान से समझिएगा, मनोवैज्ञानिक का मतलब हम ये महसूस करें कि हम भारत के अंग हैं। और दूसरी बात, सीमाएं का मतलब क्या है? सीमाएं का मतलब है कि बहुत सारे राज्य जो होते हैं, आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में अलगाववाद जैसी सिचुएशन बनती है। बहुत से जो अलगाववादी समूह हैं वो खुद को ग्रेटर नागालैंड इसकी मांग करते हैं, मतलब भारत से अलग होने की बात करते हैं। जैसे अभी हाल ही में चर्चा में रहता है खालिस्तानी, वो क्या है मांग कर रहा है कि वो सिखों के लिए एक अलग देश की मांग कर रहा है। ये क्या है? हमारी एकता और अखंडता के समक्ष चुनौती है। तो ऐसी भाईचारे की भावना हो जो इन पहलुओं को खत्म करे। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट वर्ड जो है वो है दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949, ये तो ग्रेगोरियन कैलेंडर का है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब यहाँ पर जो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत का मतलब हो गया एडॉप्ट, अधिनियमित का मतलब इनैक्ट और आत्मार्पित करते हैं। अब हमें समझना क्या है, ये जो हिंदी में लिखा हुआ है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, इसका क्या मतलब है? तो देखिए इसका क्या मतलब होता है। ये चीज़ आपने शायद ही कभी ध्यान दिया हो और बताया भी नहीं जाता। देखिए अब जब हिंदू कैलेंडर की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको 12 महीने देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? यहाँ पर देखिए 12 महीनों में चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। आपने यहाँ देखा ये वर्ड ध्यान से, मार्गशीर्ष, ये जो महीना है हिंदू कैलेंडर का 9वां महीना, इसी महीने में संविधान लागू हुआ था। अर्थात जो 26 नवंबर 1949 है ये एक्चुअली में हिंदू कैलेंडर का मार्गशीर्ष मंथ है, नवंबर। ठीक है, क्लियर? मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष का मतलब हो गया यहाँ पर नवंबर। तो अब जरा समझिएगा इसको कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, क्या लिखा है? एक मिनट मिटा देता हूँ इसको। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, मिति का मतलब होता है तिथि। क्या होता है मिति का मतलब? तिथि। और मार्गशीर्ष अभी आपने देखा कि मार्गशीर्ष का मतलब है महीना, 9वां महीना। अब आगे लिखा है शुक्ल सप्तमी, शुक्ल की सप्तमी को। अब इस चीज़ को समझिएगा, ये क्या चीज़ है? तो ये है यहाँ पर जो हिंदू कैलेंडर का महीना होता है उसके 2 पक्ष होते हैं। एक होता है शुक्ल पक्ष, एक मिनट, एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। ध्यान से समझिएगा, ये चंद्रमा के आधार पर डिसाइड होता है। यहाँ पर ये शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में क्या होता है? जब चंद्रमा यहाँ पर ये क्या चीज़ है? ये जो है जब चंद्रमा पूरी तरह चमक रहा है, ठीक है, तो ये पूर्णमासी, ठीक है। और इधर अमावस्या, अमावस्या से पूर्णमासी की ओर ये क्या है? शुक्ल पक्ष। और वापस जब चंद्रमा का आकार छोटा होता जाता है, अंधेरा होता जाता है, तो ये कहलाता है कृष्ण पक्ष, क्योंकि कृष्ण का मतलब क्या है? काला, अंधकार। तो जब डार्कनेस बढ़ता जाता है, आकार आप उसका देखेंगे छोटा होता जाएगा, तो ये है कृष्ण पक्ष। प्रस्तावना में क्या लिखा है? मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी। क्या लिखा हुआ है? शुक्ल सप्तमी, ये लिखा हुआ। तो यहाँ पर ये किस
पक्ष की बात हो रही है, शुक्ल पक्ष की बात हो रही है। तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, और सप्तमी का मतलब यहाँ देखेंगे तो 15 दिन होते हैं, 15 दिन इधर और 15 दिन इधर। तो इस पक्ष का जो 7वां दिन है वही है क्या, 26 नवंबर, शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि संवत 2006 विक्रमी, ये तो 1949 में संविधान लागू हुआ था, तो ये 2006 क्यों लिखा हुआ है, और उसके पहले क्या लिखा है, संवत 2006 विक्रमी, मतलब उस समय हमारे देश में विक्रम संवत लागू था। और विक्रम संवत कितना है, 57 BC, कितना है, 57 BC। अब आप एक चीज़ समझिए, और आपको पता भी होगा कि BC से AD निकालने के लिए कैसे करते हैं। तो जब आप BC से AD निकालेंगे तब उसमें आपको क्या करना होगा, इसको मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने मान लिया ये 0 मान लीजिए या कुछ भी, इधर पहले क्या है, ये BC है और इधर AD है। 57 BC, मान लीजिए 57 BC यहाँ पर है, ये 218 BC लिखा है, हम इसको 57 BC मान लेते हैं। और यहाँ पर हमारा संविधान मान लीजिए 1949। तो जब आप इस तिथि को निकाल रहे हैं 1949 को, और यहाँ से निकाल रहे हैं और ये है 0, तो 1949 में जब 57 आप जोड़ेंगे तब ये कितना हो जाएगा, 2006। क्लियर हुआ कि आखिर वहाँ पर संवत 2006 विक्रमी क्यों लिखा है, क्योंकि उस समय संवत विक्रम संवत चल रहा है हमारे देश में, और विक्रम संवत होता है 57 BC, और यही 57 BC से जब हम 1949 में ऐड कर देंगे तो ये निकल आएगा पूरा विक्रम संवत। क्लियर हो गया। तो संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अधिनियमित आत्मार्पित, मतलब हम अपनी आत्मा को समर्पित करते हैं, हम भारत के लोग। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट और इम्पोर्टेंट जहाँ से सवाल बनते हैं, ध्यान रखना। प्रस्तावना जो है वो हमारी संसद का मतलब विधायिका, विधायिका का मतलब जो कानून बनाए, विधायिका की शक्ति का स्रोत है। ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ना ही उसकी शक्तियों पर कोई प्रतिबंध लगाता है प्रस्तावना। क्लियर। पहला पॉइंट कि प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का सोर्स नहीं है, ना ही उस पर कोई प्रतिबंध लगाएगा। सेकंड पॉइंट है यह गैर न्यायिक है, अर्थात प्रस्तावना में जो व्यवस्थाएं, जो भी बिंदु लिखे हुए हैं, जो भी बातें लिखी हुई हैं, अगर सरकार उनको लागू नहीं करती है तो आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। और वही मूल अधिकार क्या हैं, न्यायिक प्रकृति के हैं। अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। क्लियर। थर्ड पॉइंट, केशवानंद भारती मामला, आपको पता होगा। केशवानंद भारती मामले में कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है और इसमें संशोधन हो सकता है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, केशवानंद भारती मामला, बेसिक स्ट्रक्चर पूरा। लेकिन आप ध्यान रखना कि जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन हो सकता है। ठीक है। और अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसमें क्या जोड़ा गया है हमारी प्रस्तावना में, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 वर्ड जोड़े गए हैं। कौन कौन से वर्ड, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इस तरीके से हमारी प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। अब देखिए, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा। यहाँ देखिए, N.A. पालकीवाला, इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। परिचय पत्र का मतलब क्या होता है, अगर आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं तो उसमें सारी बातें लिखी होती है। आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या करते हैं, कहीं का भी तो आईडी कार्ड होगा ना। तो अगर कोई व्यक्ति हमारे संविधान को जानना चाहता है तो अगर वो हमारी प्रस्तावना को पढ़ लेगा तो उसे हमारे संविधान के भीतर की या हमारे संविधान के जो मूल है उसके तत्वों की जानकारी हो जाएगी। इसीलिए N.A. पालकीवाला ने ऐसी बात कही। क्या कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय पत्र है। क्लियर। ठाकुरदास भार्गव, इन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। अब ध्यान से समझना, अगर पूछा जाए आपसे कि भीमराव अंबेडकर ने किसे
संविधान की आत्मा कहा है, तब आपका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 32। किसके हिसाब से? भीमराव अंबेडकर साहब के हिसाब से। आर्टिकल 32 क्या है? यही वो आर्टिकल 32 है कि जब आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, इसी आर्टिकल के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा कि इतने मूल अधिकार आप दे दीजिए लोगों को, हमारे नागरिकों को, उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि उनको लागू कराने के लिए कोई प्रक्रिया ना हो। और ये आर्टिकल 32 ही है जो नागरिकों को एम्पावर करता है, सशक्त करता है। इसलिए मेरे हिसाब से आर्टिकल 32 ही संविधान की आत्मा है। नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा बताइए तो प्रस्तावना है, लेकिन अगर भीमराव अंबेडकर के हिसाब से पूछा जाता है तो ये है आर्टिकल 32। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? एक टॉपिक और है इसमें लास्ट में कि क्या जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का भाग है। तो ध्यान रखना, जब बेरूबारी संघ मामला था 1960 में ये केस हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती मामला 1973, इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है और जो बातें हैं संविधान की प्रस्तावना में लिखी हैं उनको, उन महान विचारों को ध्यान में रख करके संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक है, ये बातें बोली। और LIC ऑफ इंडिया, ये भी मामला एक 1995 का है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस बात को दोहराया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा है। क्लियर? तो अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये UPSC ने क्वेश्चन पूछा था कि 26 जनवरी 1950 को, यहाँ देखिए 26 जनवरी 1950 को, अब एक दो पॉइंट यहाँ पर एक देखना है आपको। हमारी प्रस्तावना में लिखा है 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारे संविधान के कुछ आर्टिकल्स लागू हुए थे, लेकिन पूरा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों हुआ था? आपको पता होगा, मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर लाहौर अधिवेशन के बारे में आप पढ़ते हैं, लाहौर सेशन कांग्रेस का 1929 वाला। इसमें डिसीजन लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस। कौन सा दिवस? स्वतंत्रता, गणतंत्र नहीं, जो अभी हम 26 जनवरी को मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और इस दिन मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस। इसी दिन को याद रखने के लिए हमने अपने संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू किया था। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान के कुछ आर्टिकल्स और कुछ भागों को ही लागू किया गया था। अब यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी क्या स्थिति थी? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, हाँ बिल्कुल था, लेकिन ये तो आधी बात लिखी है ना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब आपको पता है बात हो रही है 1950 की, और अभी अभी हमने देखा था कि प्रस्तावना में एक बार संशोधन करके पंथ निरपेक्षता, समाजवादी ये वर्ड जोड़े गए थे और अखंडता। तो ये तो गलत ही हो गए दो ऑप्शन, क्योंकि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष ये तो जोड़ा गया था 1976 में, तो ये तो 1950 में था नहीं। अब यहाँ पर देखिए लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जबकि प्रस्तावना में हमने शुरू में ही देखा था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और भी बातें तो लिखी हैं ना आगे, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, क्योंकि इन यही आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पंथ निरपेक्ष समाजवादी ये तो अमेंड करके जोड़े गए थे। तो 1950 की कंडीशन